Welcome in JEL Jharkhand Live JEL Prayojan classes. Today I will discuss JSSC, PGT and Lab Assistant syllabus. I am Arjun Kumar. चलिए तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो JSSC की आपका लैब असिस्टेंट और पीजीटी के जो सिलेबस है उसके विषय में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। और जैसा कि आपको मालूम है कि नोटिफिकेशन भी आपका आ चुका है, तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होता सर कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे हम आज यहाँ पर हम बायोलॉजी के विषय में आपसे डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का यहाँ पर क्या क्या सिलेबस है ना। तो बायोलॉजी का सिलेबस अगर बात करें तो आप जानते हैं कि जैसे मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, अगर बात करें तो उसमें बायोलॉजी को इंजीनियरिंग में तो नहीं, वो मैथ बैकग्राउंड है, लेकिन अगर मेडिकल में आप देखेंगे कि बायोलॉजी को आपका जो है सो लगभग 2 साल आपका यहाँ पर स्टडी किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पर हमें 2 साल स्टडी नहीं करना है सर, जो हमारा टाइम ड्यूरेशन दिया गया है और उसी टाइम ड्यूरेशन में हमको यहाँ पर खासकर बायोलॉजी की सिलेबस को कवर करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या है हम उसके विषय में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पार्ट 1 है और पार्ट ए में जो है वो आपका जूलॉजी का सिलेबस है, ठीक है। अगर पार्ट ए में आपका जूलॉजी है तो जूलॉजी में हम खास करके एनिमल किंगडम से रिलेटेड जितनी भी बातें हम करते हैं वो आपका जो है सो जूलॉजी पार्ट में करते हैं, है ना। तो एनिमल किंगडम में आपका अगर बात किया जाए तो सारी चीज़ें आती हैं, उसमें क्या क्या सिलेबस में है अगर बात किया जाए तो एक प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो एनिमल किंगडम में आपका क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला, अगर बात किया जाए तो फाइला क्या है, ठीक है। फाइला का आपका जो है सो कैटेगरी कौन सा है, क्लास कौन सा है, ये हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगर बात किया जाए तो फाइला में आपका जो है कॉर्डेटा में है, नॉन कॉर्डेटा में है ना, वर्टिब्रेट में है, नॉन वर्टिब्रेट में है, तो ये एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर प्रोटोजोआ है ना, अगर यहाँ पर मैंने प्रोटोजोआ के विषय में बात किया तो प्रोटोजोआ का आपका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका इसका हिस्ट्री क्या है, पैरामीशियम क्या है, अगर बात किया जाए तो मोनोसाइटिस क्या है, एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सर, है ना। अब इसी प्रकार अगर बात किया जाए तो यहाँ पर प्रोटोजोआ का ही जो है सो लोकोमोशन क्या है, इसका न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो ये सारी चीज़ें जैसे अगर हम बात किए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारा रिप्रोडक्शन अलग सिस्टम से होता है, आपका किसी और एनिमल का आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम अलग सिस्टम से होता है, तो एक एक करके हम यहाँ पर बात करेंगे सर। अब देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट में है पोरीफेरा। अब ये पोरीफेरा क्या है, क्लास है कि किंगडम है कि आपका जो है सो सब क्लास है, तो हम एक एक करके यहाँ पर बताएंगे। अगर पोरीफेरा के विषय में बात किया जाए तो पोरीफेरा कौन सा जीव को बोलते हैं, तो वो आपका इसका केनाल सिस्टम क्या है, इसका स्केलेटन सिस्टम क्या है, और अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या है। अगर हम आपसे बात करें स्केलेटन के विषय में तो स्केलेटन को हिंदी में हम लोग कंकाल बोलते हैं, है ना। और स्केलेटन सिस्टम अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है हम बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन, तो सिंपल सी बात समझना कि हमारी बॉडी में जिस प्रकार से कंकाल तंत्र है, हमारी बॉडी जो है सो जिस प्रकार से आपका जो है सो 20 आपका जो है सो 6 आपका बोन से मिलकर के बना हुआ है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो आपका 206 जो बोन है, और अगर बात करें तो चाइल्ड में आपका अलग अलग होता है। चाइल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 300 से लेकर के
और 300 आपका 50 बोन होते हैं सर। तो ये चाइल्ड में होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आपका जैसे ह्यूमन का आपका ये स्केलेटन सिस्टम होता है, उसी प्रकार आपका हमें पोरीफेरा का भी स्केलेटन सिस्टम यहाँ पर देखना है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन देखना है। बात समझ में आई। इसी प्रकार अगर बात किया जाए तो यहाँ पर है सिलेंट्रेटा। अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका जो है सो सिलेंट्रेटा है, और सिलेंट्रेटा का आपका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो सिलेंट्रेटा में ही आपका आता है कौन, ओबेलिया। तो ओबेलिया का लाइफ स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर ऑरेलिया क्या है। तो एक एक करके यहाँ पर हम लोग खास करके जो है सर देखेंगे, है ना। अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सिलेंट्रेटा का आपका ओबेलिया का देख लिए। इसके बाद अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजुआ देखेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पर बात करेंगे। अब ये जितना हम देख रहे हैं सर, हेलमिंथिस देखिए, अगर बात करें तो ये क्या है, तो आपका एनिमल किंगडम के अंदर ये आपका एक फाइलम है। अब आप बोलेंगे कि सर किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होता है। तो एक एक चीज पर हमें डिस्कस करना होगा सर, है ना। और डिस्कस जो हम करेंगे वो आपका कि किंगडम कैसे पहचानेंगे, फाइलम कैसे पहचानेंगे, तो इसको एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका देखो आपका हेलमिंथिस का जो है सो रिलेशन क्या है मैन से। अगर बात किया जाए एनेलिडा अगर बात करें सर, तो जोंक शायद आप समझते होंगे। एनेलिडा के विषय में अगर हम बात करें तो आप जोंक जो पानी में होता है उसी को हम एनेलिडा बोलते हैं सर। अब एक बात जरा हमें बताओ कि एनेलिडा में भी आपका ब्लड होता है सर, है ना। एनेलिडा में अगर ब्लड होता है तो एनेलिडा का भी ब्लड कैसा होता है, आपका रेड होता है। एनेलिडा का भी ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। और हमारा भी ब्लड जो है, हम ह्यूमन बीइंग का भी ब्लड जो है वो आपका रेड होता है। तो अब आप बता सकते हैं क्या कि हमारा ब्लड और इस एनेलिडा का ब्लड एक ही होगा? नहीं, हर एक ब्लड में अलग अलग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं सर, अलग अलग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन में अगर बात किया जाए तो ह्यूमन में आपका हेमोग्लोबिन जो है सो आपका क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसी प्रकार इस एनेलिडा में आपका अलग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। एनेलिडा में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर देखो नेरिस आता है, अर्थवर्म एंड लीच आता है। अब इस प्रकार से इसका जो है फाइलोक्लैट क्या है, ये सारा देखेंगे। अब अगर बात किया जाए तो आर्थ्रोपोडा, ये सारा जो हम देख रहे हैं ये फाइलम है। अगर बात करें तो ये फाइलम क्या होता है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि ये जब हम एक एक टॉपिक यहां पर शुरू करेंगे तो वो सारी चीजें बोलेंगे। जैसे अभी आर्थ्रोपोडा से एक क्वेश्चन पूछा गया है सर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट चेंबर अगर बात किया जाए तो किस में होता है। इस आपका आर्थ्रोपोडा की अगर बात किया जाए तो आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल जो है सर वो आपका कौन है, कॉकरोच है ना। और कॉकरोच अगर बात किया जाए तो कॉकरोच में भाई मालूम है कि ह्यूमन के हार्ट आपका 4 चेंबर का बना हुआ होता है। ह्यूमन का हार्ट कितना चेंबर का बना हुआ होता है, 4 चेंबर का बना हुआ होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा जो है सो आर्थ्रोपोडा में यहाँ देखो कॉकरोच है, और इस कॉकरोच का हार्ट कितना चेंबर का होता है भाई, तो ये यहाँ पर कॉकरोच का हार्ट कितना चेंबर का होता है, तो आपका जो है सो आपका 13 चेंबर का होता है। ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब इसी में आपका जो है सो कॉकरोच देखेंगे, कॉकरोच के बाद आपका पैराडीमिचम देखेंगे, क्रिस्टी क्या है, उसका फंक्शन है, ये एक एक करके हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना। अब ये तो आपका एनिमल किंगडम की हमने बात किया। अब इसके अलावे देखो क्या है भाई, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इसके अलावे यहाँ पर
यहाँ पर खास करके अगर देखा जाए तो मॉलस्का, अगर बात किया जाए मॉलस्का जिसको हम लोग घोंघा बोलते हैं, है ना, मॉलस्का जो है वह आपका एक फाइलम है। और इस मॉलस्का फाइलम में आपका जो है सो क्या क्या आता है, तो यहाँ पर देखो आपका यूनियोपाइला है, इसके बाद ओस्टिक्रस्टर है, ये इसका फॉर्मेशन क्या है, इसके बाद सिफाइलोपोड्स क्या है, टोरिजन, ये सारा अगर बात किया जाए तो हम देखेंगे आपका किस में, मॉलस्का में। ये किसके अंदर हमने बात किया, आर्थ्रोपोडा का बात किया, मॉलस्का का बात किया, तो ये सारा आपका जो है सो खास करके कॉर्डेटा का कि नॉन कॉर्डेटा के अंदर आपका ये एक प्रकार से क्या है, तो भाई फाइलम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किंगडम के नीचे आएगा फाइलम आएगा, फाइलम के नीचे क्लास आएगा, क्लास के बाद सब क्लास आएगा, इस प्रकार से एक एक करके यहाँ पर बात करेंगे, है ना। अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आ जाए भाई इकाइनोडर्मेटा, और इसका अगर बात करें तो ये सारा फंक्शनिंग कैरेक्टर क्या है, ये सारा देखेंगे। इसके बाद आ जाए पेशिस। पेशिस में अगर बात किया जाए मछली अगर है तो जितना भी आपका जो है फिश कैटेगरी का है, ये सारा का सारा जो है सो हम यहाँ पर देखेंगे। मछली का आपका लोकोमोशन क्या है, यहाँ पर माइग्रेशन एंड रेस्पिरेशन कैसे करता है। जैसे अगर हम बात करें कि हम ह्यूमन बीइंग जो हैं वो कैसे सांस लेते हैं, तो हम आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन बहुत सारा है भाई। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर बात किया जाए तो चलो यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर बात किया जाए तो लंग्स भी है, यहाँ पर बात किया जाए तो आपका स्किन भी है, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो बुक गिल्स भी है। तो इस प्रकार से अगर बात किया जाए बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं भाई। तो अब आपसे हम अगर पूछें कि बताओ भैया मछली किससे सांस लेता है, अगर हम पूछें तो मछली किससे सांस लेता है, तो बेसिकली आपका गिल से यह सांस लेता है। इसी प्रकार यहाँ पर एम्फीबिया किसको बोलते हैं, वैसे जीव जो आपका जल के साथ साथ स्थल पर भी रहते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबिया। तो एम्फीबिया में आपका मेढक वगैरह आ गया, तो मेढक का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यहाँ पर आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। अब जब आप क्लास करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ये सारा अभी हम किस में चल रहे हैं, एनिमल किंगडम में चल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर आगे अगर हम बढ़ें यहाँ के बाद, तो यहाँ के बाद एम्फीबिया तक हम देखे थे। अब इसी में आ जाएं सबसे पहले रेप्टाइल किसको बोलते हैं, रेंगने वाला जीव। अगर आप अभी हमने बताया कि सर एम्फीबिया को वैसे जीव एम्फीबिया में जो है, एक मिनट, हाँ, एम्फीबिया में जो है, एम्फीबिया में हमने बोला कि आपका वैसे जीव आते हैं जो स्थल पर भी रहते हैं और स्थल के अलावे जल में भी रहते हैं। मतलब वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर के साथ साथ आपका लैंड के ऊपर भी अपनी लाइफ स्टाइल को चलाते हैं, वहाँ पर सरवाइव करते हैं, और इसी को हम लोग एम्फीबिया बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछें भाई कि सांप भी तो आपका जो है सो जल में रहता है, और जल के साथ साथ जो है वो आपका जो है सो स्थल पर भी रहता है, तो क्या वह एम्फीबियस नेचर का है। अगर हम आपसे पूछें कि क्या वह एम्फीबियस नेचर का है, देन योर आंसर विल बी नो। अब अगर बात करेंगे, आप बोलोगे कि सर ये भी तो पानी में रहता है, जल में रहता, ये स्थल पर रहता है। नहीं, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो भाई अलग है, और जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो सारी बातें आपको बताएंगे कि यह क्यों अलग है। अगर बात किया जाए तो ये आपका क्यों अलग है, एक एक करके हम यहाँ पर बात करेंगे। एविज में जितना भी पक्षी वर्ग के लोग हैं,
जितना भी बर्ड कैटेगरी में आते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आपका किस में आएंगे, तो एविज में आ जाएंगे। इसी के बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखो इन्वायरमेंट में, यहाँ पर इन्वायरमेंट के अलावे अगर बात किया जाए, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के अलावे अगर बात किया जाए तो एनिमल वगैरह, और इसके बाद इकोसिस्टम। अगर बात किया जाए इकोसिस्टम के विषय में तो सिंपल सी बात समझना, यहाँ पर इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम एक सिंपल सी बात में समझा दूं आपको कि फूड चेन क्या होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आप जो है सो मांस खाना छोड़ दो, आप जो है सो वेज खाओ, सिर्फ नॉन वेज खाना छोड़ दो। अरे भाई, जब आदमी जो है बाघ बकरी को खाना छोड़ दे, ह्यूमन ग्रास को खाना छोड़ दे या और भी चीज़ों को छोड़ दे, तो ये पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है सर ये गड़बड़ हो जाएगी, यह अनबैलेंस हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अब इकोसिस्टम में यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है वो क्या होता है, यहाँ पर अगर बात किया जाए इथोलॉजी क्या है, एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखो इथोलॉजी में जनरल सर्वे ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ एनिमल बिहेवियर क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें तो डॉग को या ह्यूमन के बच्चा को अगर डॉग के साथ रख दिया जाए तो वहाँ पर आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पर रोल ऑफ हार्मोन्स देखेंगे। यहाँ पर रोल ऑफ हार्मोन बोलते हो ना कि हार्मोन क्या है भाई, हार्मोन आपका एक ग्लैंड से निकलता है। सिंपल सी बात समझना, हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो हार्मोन जो है बेटा वो आपका ग्लैंड से निकलता है। अगर बात किया जाए तो ग्लैंड क्या है, एक लाइन में समझना कि ग्लैंड जो है एक थैली नुमा आपका स्ट्रक्चर है, और जिसमें कि आपका एक केमिकल भरा हुआ होता है, और इसी केमिकल को या तो हम एंजाइम बोलते हैं या फिर हम हार्मोन बोलते हैं। अभी फिलहाल इतना समझिए कि हार्मोन का आपका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, आपका मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। अब अगर बात किया जाए यहाँ के बाद, तो यहाँ के बाद नेक्स्ट में आ जाए आपका इकोनॉमिक जूलॉजी। अगर बात करें इकोनॉमिक जूलॉजी कहने का मतलब है यहाँ पर कि जूलॉजी यानी एनिमल के कारण इकोनॉमी में क्या बिहेव चेंजिंग आता है वो सारा देखेंगे। जैसे इंसेक्ट एंड पेस्ट का क्रॉप में क्या रोल है, यहाँ पर अगर बात किया जाए पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है उनका क्या रोल है। मतलब कुछ ऐसे जीव हैं सर कि हमारे फूड ग्रेन को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो जीव हमारे यहाँ न हो तो हमारा जो है सो खास करके फूड ग्रेन का प्रोडक्शन क्या होगा, प्रभावित होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये प्रभावित होगा तो इसी को हम लोग सारी चीज़ें स्टडी करेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर। अब यहाँ पर देखो इसी प्रकार सेल बायोलॉजी देखेंगे, इवोल्यूशन देखेंगे, सिस्टम देखेंगे। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। मतलब तमाम चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जेनेटिक प्रिंसिपल क्या है, जेनेटिक्स में आपका इसका फंक्शन क्या है, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल क्या है, डीएनए आरएनए क्या है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। अब अगर कई एक बार आपसे पूछता है कि डीएनए का प्रिंसिपल किसने दिया, डीएनए डबल हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स है, या एडेनिन क्या है, गुआनिन क्या है, साइटोसिन क्या है, तमाम चीज़ें हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो ठीक है,
और जब हम सब्जेक्ट को यहाँ पर एक एक करके शुरू करेंगे तो और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हम चलेंगे, है ना। अब यहाँ पर जेनेटिक कोड क्या है, म्यूटेशन क्या है, ये सारा। अब ये लास्ट में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ये लास्ट अगर बात किया जाए तो इवोल्यूशन, सिस्टम, डेवलपमेंट, इसके विषय में हम एक एक करके देखेंगे। और अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पर वर्क क्या, ये सारा देख लेंगे। अब इसके अलावे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में जो है सिंपल सी बात समझना, क्या क्या देखेंगे, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, एटीपी है। एटीपी का अगर फुल फॉर्म बात किया जाए तो क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो एक एक करके एंजाइम क्या है, हार्मोन क्या है, ये सारा चीज हम देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो आपका फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी अगर बात किया जाए तो किसको बोलेंगे, फिजियोलॉजी अगर बात किया जाए तो हम फिजिकल डिवीजन को देखते हैं। अगर बात करें तो फिजिकल डिवीजन को देखते हैं, कहने का मतलब जिसको हम देख सकें, महसूस कर सकें, छू सकें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या देखेंगे भाई, तो सबसे पहले यहाँ देखो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप क्या है। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो आपका या आने वाले ब्लड ग्रुप यानी आने वाले बच्चे में, ऑफस्प्रिंग में, उनके चाइल्ड में ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसके अलावे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन, अगर बात किया जाए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में आपका जो है सो दो प्रकार की ब्लड जो है सो फ्लो करती है सर। एक आपका जो है सो आर्टरी में और एक आपका जो है सो वेन में। अब आप बोलेंगे कि सर वेन क्या होता है, तो आपको बता दें कि वेन सिंपल सा बात समझना, जहां पर डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है, नस में, बोलते हो कि नस में सुई दे दिया है ना, तो यही नस तो भैया वेन है। और इसमें आपका ब्लड जो है वो आपका इम्प्योर ब्लड होता है। मतलब ये है, इम्प्योर कहने का मतलब भैया खराब ब्लड नहीं होता है। इम्प्योर कहने का मतलब यहाँ पर खराब ब्लड नहीं होता, मतलब ये है कि यहाँ पर ब्लड के साथ साथ जो है सो क्या मिला हुआ है, CO2 मिला हुआ है। और अगर ब्लड के साथ साथ CO2 मिला हुआ है, दैट इज कॉल्ड इम्प्योर ब्लड। और अगर बात करें इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक एक चीज़ देखेंगे, टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करते हैं। इसके अलावे अगर बात किया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे आपका रोल ऑफ सलेवरी ग्लैंड का क्या है, लीवर का फंक्शन क्या है, पैनक्रियाज क्या है, ये आपका इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या है। ये सारे जो बातें हैं ये आपका जो है सो डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर बात करें कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो एक एक चीज को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में अगर बात किया जाए तो बैलेंस डाइट क्या है, मैन का मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब इतनी बातें अगर हमने बात किया तो सिलेबस देखिए, जो भी चीजें हैं हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर जो है सो आपका एम्ब्रियोलॉजी है। अगर एम्ब्रियो, एक मिनट, अगर एम्ब्रियोलॉजी है तो एक लाइन में समझना भाई, एम्ब्रियोलॉजी कहने का मतलब क्या है। एक लाइन में यहाँ पर समझेंगे, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि आपका रिप्रोडक्शन से जो भी चीज़ें आपका यहाँ पर प्लासेंटा या जो भी बच्चा डेवलपमेंट होता है तो आपका उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है सो हम यहाँ पर देखेंगे। एक का फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारा चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे।
अब इसी के साथ अगर बात किया जाए सही, तो यहां पर आ जाएं आपका बोटनी वाले पार्ट में, है ना। और बोटनी में अगर बात किया जाए तो एक लाइन में समझना कि जितना भी आपका, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, तो एनिमल से रिलेटेड बात कर रहे थे, लेकिन अब हम किससे रिलेटेड बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे बोटनी से रिलेटेड। और अगर बात किया जाए तो ये आपका बोटनी का पार्ट बी है। और आपको बता दें कि जितना भी आपका प्लांट से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसमें वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, प्लाज्मिड क्या है, ये तमाम चीज़ें देखेंगे। इसी प्रकार आप जाए यहाँ पर क्रिप्टोगेम, नाम आपने सुना होगा, क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम क्या होता है। अगर हम बात करें क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम, तो यहाँ पर ये प्लांट से रिलेटेड है, हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब यहाँ के बाद नेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है सो प्लांट यूटिलिटी एंड एक्सप्लोरेशन, ये आपका जो है सो फूडर प्लांट क्या है, यहाँ पर फैटी ऑयली वुड क्या है, ये टिम्बर क्या है, एक एक करके हम देखेंगे, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर मॉर्फोलॉजी, अगर ये मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी ने अगर बात किया जाए मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल पार्ट, मॉर्फोलॉजिकल पार्ट, है ना। जैसे फ्लावर है, लीफ है, स्टिग्मा है, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है ये एक एक करके आपका हम बात करें, प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल क्या है, टिश्यू क्या है, एक एक करके। इसी प्रकार अगर यहाँ पर देखें तो आपका सेल बायोलॉजी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, और सेल बायोलॉजी में खास करके जनरल नॉलेज, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक, है ना, ये सारा देखेंगे। अब अगर बात किया जाए डिटेल स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, ये आपका जो है सो माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, ये सारा चीज़ देखेंगे। एक एक करके यहाँ पर हम ऑल सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और हमें लगता है कि आपको ये सिलेबस में भी समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर देखो आपका फिजियोलॉजी, अब यहाँ पर फिजियोलॉजी, तो अभी अगर देखा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री अगर बात किया जाए तो एक्सटर्नल चीज़ों की स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी कहने का मतलब कि आपका फ्लावर का आपका जो सो फिजियोलॉजी क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। इसी प्रकार यहाँ पर इकोलॉजी देखेंगे, एक एक करके हम सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। और अगर बात किया जाए तो इतनी सारी बातें जो है वो आपका बायोलॉजी का सिलेबस रहा था सर, और इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। और अगर यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो सही है, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट करना, और हम कमेंट में आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। चलिए, मे बी ये सारी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और अगर यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो गई तो हम एक छोटा सा टॉपिक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि डाइजेशन से रिलेटेड हमें पढ़ना है ना, तो डाइजेशन से रिलेटेड पढ़ना है तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, अब डाइजेशन, सिंपल सा बात समझना भाई, है ना। डाइजेशन अगर बात किया जाए तो क्या है, इसी को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं डाइजेशन क्या है। अगर बात करें तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे और सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, और अब हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, और वो आपका क्या, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। लेकिन डाइजेशन है क्या, हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। नंबर 1 में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक 1 मिनट,
चलिए, अब यहां पर लिखा हुआ है डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइजेशन क्या होता है, तो सिंपल सी बात समझना कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में तो आपका ग्लैंड भी आता है, लीवर भी आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी आता है, लेकिन हमें समझना है डाइजेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझना, किसी भी फूड पार्टिकल को, चाहे वो आपका वेज है या फिर नॉन वेज है, या आपने चना खाया या चने का आप सत्तू खा रहे हैं, है ना, तो कोई भी फूड मटेरियल जब हम लेते हैं, चाहे वो ड्राई फूड मटेरियल हो या फिर लिक्विड फूड मटेरियल हो, और अगर उसको हम चेविंग प्रोसेस के द्वारा छोटे छोटे पार्टों में जब हम तोड़ने की प्रोसेस करते हैं, दांतों से जब हम चबाते हैं, तो यहीं से हमारा क्या होता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे सर कि डाइजेशन कहाँ शुरू होगा, अगर हम बात करें तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो डाइजेशन हमारा शुरू होता है माउथ से। डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए और समझिए, लिखा हुआ है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड दैट प्रोसेस फूड in order to use the food we eat. Our body has to break down the food into a smaller molecule. अगर बात करें तो इसी स्मॉलर मॉलिक्यूल में अगर कोई भी फूड पार्टिकल को अगर तोड़ दिया जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो आपका डाइजेशन बोलते हैं। मे बी यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा हम इस डाइजेशन को समझने के लिए, अभी हमने डाइजेशन का क्या देखा, तो डाइजेशन का हमने यहाँ पर क्या देखा, डेफिनेशन देखा, है ना। अब अगर बात करें तो अगला पॉइंट्स में जरा हम डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर बात करें तो कुछ पार्ट को समझ लेते हैं, और इसके बाद हम बात करते हैं। जरा इस डायग्राम से देखिए सर, अगर बात किया जाए तो इस डायग्राम से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और इसका जो है हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी देख रहे हैं, और इसी को जो है सो एक एक करके हम सारा फंक्शन देखेंगे सर, कि यहाँ पर लीवर क्या है, माउथ क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक एक करके देखेंगे। अब यहाँ पर बात किया जाए, एक मिनट, चलिए, तो यहाँ पर जो हम अभी देख रहे थे वो आपका डाइजेशन के विषय में, लेकिन वहाँ पर देखिए इमेज सही से नहीं आ रही थी, इसलिए हमने सोचा कि यहीं पर आपको एक अच्छे तरीके से डायग्राम को ड्रॉ कर लिया जाए और यहाँ पर हम बता दें। हमने अभी बोला कि डाइजेशन जो हमारा शुरू होता है वो आपका माउथ से शुरू होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये आपका गलत है, यहाँ पर फिर से ड्रॉ करते हैं। नहीं, ये सही नहीं है, यहाँ पर फिर से ड्रॉ करते हैं।
उल्टा आ रहा है, रुक जाओ, यहीं स्लाइड में देखते हैं, स्लाइड में 1 मिनट, हाँ ये रहा, यहाँ पर। तो यहीं पर अगर देख लें तो इसको भी देख सकते हैं या बना करके शॉर्ट में भी देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात समझेंगे कि यहाँ पर जो हम ड्रॉ कर रहे थे वो सही से रन नहीं कर रहा था, है ना। तो यहीं पर अगर बात किया जाए तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो आपको इसमें पता लेकिन नहीं चल रहा है ना। चलो हम ड्रॉ ही कर देते हैं। आ गया। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे डाइजेशन के विषय में, तो आपने डाइजेशन का यहाँ पर बातें आपने समझ लिया है। और अब जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हम बोलते किसको हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी समझ लिए, लेकिन अब यहाँ पर डाइजेशन का हमें डायग्राम से समझना है। तो यहाँ पर एक हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये अगर बात करें तो ये डाइजेशन का अगर आप देखेंगे तो ये एक इंटरनल पार्ट है। डाइजेशन का ये अगर हम बात करें तो इंटरनल पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखो भाई, ये ऐसे पैनक्रियाज होते हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इधर में आपका लीवर होता है, इसका भी अपना फंक्शन है। और इसके अलावे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक और हिस्सा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका स्टमक बोलते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होता है, एक शॉर्ट में जरा हम समझ लें। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है वो आपका माउथ है। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये क्या है, तो आपका स्टमक है। अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, तो आपका फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप। अगर बात करें इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो आपका पैनक्रियाज बोलते हैं। अगर बात करें ये यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये वाला जो है सो क्या है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये क्या है, तो आपका लीवर है, ठीक है। अब अगर बात करें तो अभी जैसा कि हमने सिलेबस में डिस्कस किया था कि डाइजेशन जो है वह आपका ग्लैंड प्रोसेस से भी होता है। तो अगर ग्लैंड प्रोसेस हम बोलें तो जस्ट अभी हमने आपको समझाया था कि ग्लैंड जो हमारी बॉडी में है वह आपका क्या है। जस्ट मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, जब हम सिलेबस अभी डिस्कस कर रहे थे, वो ग्लैंड को हिंदी में सर ग्रंथि बोलते हैं, है ना। और ग्रंथि क्या होता है, तो सिंपल सी बात समझेंगे कि हमारी बॉडी में एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एक थैली नुमा जो स्ट्रक्चर है सर,
ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। जैसे आपका जो है सो ब्रेन में होता है, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ब्रेन में आपका पिनियल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, गला में आपका थायराइड ग्लैंड होता है, किडनी के ऊपर आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सो इसी को हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। और यह ग्लैंड जो है सो पैनक्रियाज है और ये जो है सो आपका लीवर है। तो इसका भी डाइजेशन में अलग रोल है सर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे। अब जरा देखिएगा यह स्मॉल पाथ जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग मे बी ग्लैंड आपको समझ में आ गया। और अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है ये खत्म हो गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें तो इसको फिर से ले आ रहे हैं, कैंसल, कहाँ चला गया, आ गया है ना। अब तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी भाई मान लो अगर इतना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये भी अलग अलग 3 हिस्सों में बटा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगर बात करें इसी प्रकार यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है। इधर अगर बात किया जाए तो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पर अगर बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन भी अगर मान लो इतना बड़ा हिस्सा है, ये लेंथ है अगर इतनी बड़ी, तो ये भी 3 पार्टों में है, कौन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अब ये ग्लैंड का डाइजेशन में क्या रोल होता है, अगर बात किया जाए तो ये स्टोमक में क्या होता है, एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे सर। क्लियर है। अब हम चलते हैं स्लाइड में। क्लियर। आगे अगर यहाँ पर बात किया जाए यहाँ, तो ये आ जाइए स्लाइड में। और हम अभी जस्ट आपसे डिस्कस कर रहे थे कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 3 भागों में, देखो यहाँ पर ये वाली जो है माउथ से हमारा डाइजेशन क्या है शुरू होता है। और इसके बाद हमने बताया था अभी जस्ट, क्या बताया था कि यहाँ पर जो है ओसोफेगस है और यहाँ पर जो है ये देखो हम क्या लिखे हैं, तो यहाँ पर फूड पाइप लिखे हैं। यहाँ पर क्या लिखे हैं, फूड पाइप। तो अब अगर बात करें तो इसको जरा इरेज कर दिया जाए, है ना। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें लिखा हुआ है। चलिए, तो हमने क्या बोला कि माउथ के आपका डाइजेशन जो माउथ में होता है, ये माउथ में आपका कितना डाइजेशन होता है, तो माउथ में मात्र आपका जो है, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर माउथ में हमारा 4 से 5% डाइजेशन होता है। माउथ में कितना डाइजेशन होता है, 4 to 5% डाइजेशन होता है। क्लियर है। अब ये 4 to 5% में क्या क्या होता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर ओसोफेगस है, तो ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। ओसोफेगस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर फूड पाइप बोलते हैं। ओसोफेगस को क्या बोलते हैं, फूड पाइप। अब यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट स्टोमक है, डुओडेनम, जेजुनम, यहाँ से यहाँ इनको क्या बोलते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर बात किया जाए तो नीचे में यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है ये देखिए आपका लार्ज इंटेस्टाइन का, कौन, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ये किसका हिस्सा है,
तो ये हिस्सा है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। अब हम एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले आ जाइए, यहां पर से शुरू से अब हम चलते हैं। अभी तक हमने ये समझा है कि डाइजेशन जो है वो हम किसको बोलते हैं, तो जो भी फूड मटेरियल है और अगर उस फूड मटेरियल को हम लेते हैं और छोटे छोटे पार्टों में हम तोड़ते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, तो डाइजेशन बोलते हैं। अब डाइजेशन समझ लिए। डाइजेशन के बाद अगर बात किया जाए तो एक बात और समझना, यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर मान लो कि यहाँ पर जो है सबसे पहले कि ये रोटी है, ये क्या है आपका ब्रेड है। अगर बात किया जाए ब्रेड जैसा लगता है, मे भी दिख नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं, ब्रेड समझ लेना है। अगर ये ब्रेड है तो ब्रेड को जब हम माउथ से चबाना शुरू करते हैं तो वह ब्रेड जो है आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदलता है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट है सर, तो इस कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करती है। अब अगर बात किया जाए तब क्या होता है भाई, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका ग्लूकोज में बदल जाता है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता कौन है, तो इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है कौन, एंजाइम। अभी जस्ट हमने बोला कि एंजाइम जो है वो खास करके कहाँ से आता है, तो एंजाइम बेसिकली हमारा कहाँ से आता है, तो आपका ग्लैंड से आता है। और ग्लैंड से एंजाइम आता है और ग्लैंड से ही आपका हार्मोन आता है। लेकिन अभी इतना समझना है कि हम अभी एंजाइम पढ़ा रहे हैं और ग्लैंड बेसिकली आपका दो प्रकार के होते हैं। एक अगर बात किया जाए तो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, एक अगर बात करें तो एंडोक्राइन, और दूसरा अगर बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, तो आपका जो है खास करके आपका एंजाइम निकलता है, हार्मोन नहीं एंजाइम। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, तो हार्मोन निकलता है। इतनी बातें, और ये क्या है, तो आपका एंजाइम है। अब ये ग्लूकोज में जब टूटा तो इस ग्लूकोज से हमारी बॉडी को क्या मिला, एनर्जी मिला। इसी प्रकार मान लो कि हमने यहाँ पर मिल्क लिया, हमने यहाँ पर क्या लिया, मिल्क लिया। अगर मिल्क हमने लिया तो मिल्क किस में टूटा, आपका जो है सो प्रोटीन में। लेकिन इस प्रोटीन को भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। इस प्रोटीन को भी क्या करती है भाई, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। अब अगर बात किया जाए तो ये प्रोटीन टूटता किस में है, तो एमिनो एसिड में टूटता। मतलब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है ग्लूकोज को, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है एमिनो एसिड को, और ये प्रोटीन जो टूटता है एमिनो एसिड में, ये टूटता है प्रोटीएज एंजाइम के सहारे। ये किसके सहारे, कई एक बार पूछा गया है, बताओ भाई आपका जो है प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल दिया जाता है किसके सहयोग से, तो प्रोटीएज के सहयोग से। अब ये प्रोटीएज के सहयोग से जब एमिनो एसिड में बदल जाता है तब जो है सो हमारी बॉडी इसको क्या करती है, बॉडी को रिपेयर करने का काम कौन करता है, तो आपका प्रोटीन करता है। मे बी यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर मान लो कि ये कोई आपका ऑयल है। अगर बात किया जाए कोई ऑयल है, अगर ऑयल है, अगर हम ऑयल को ले रहे हैं, एक मिनट, ऑयल को अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है भाई, तो यहाँ पर हमें फैट मिल रहा है। लेकिन इस फैट को भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, और फैट जो बदल जाता है भाई वो आपका किस में, तो फैटी एसिड में। और किस एंजाइम के सहयोग से,
तो लाइपेज के सहयोग से। और आपको बता दें कि यह फैटी एसिड हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, तो आपका एनर्जी प्रोवाइड करता। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई यहाँ भी एनर्जी है। अगर हम आपसे पूछें तो यहाँ भी आपका एनर्जी है और यहाँ भी एनर्जी है, तो दो एनर्जी को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है क्या? करती है। अगर मैं अभी मान लो कि यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर पढ़ा रहा हूँ तो मॉर्निंग में हमने आपका ब्रेकफास्ट या आपका आफ्टरनून में लंच किया होगा, तो उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है वो हमें नॉर्मल एनर्जी आपका कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। किससे मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि मान लो कि आज हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज हमने कोई भी लंच नहीं किया, है ना, अगर हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हमने कोई लंच नहीं किया, लेकिन फिर भी हम क्लास लिए जा रहे हैं, तो भैया कहाँ हम बोल रहे हैं फिर भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा? यही तो एनर्जी भाई, जगह जगह पर जो फैट जमा हुआ है वही तो हमारा एनर्जी के रूप में काम कर रहा है, और यही हमारा जो है स्टोर एनर्जी के रूप में काम करता है। और सिंपल सी भाषा में अगर समझा जाए तो यह एक स्टेपनी है। कभी देखते हो गाड़ी जब पंचर हो जाती है तो आपका गाड़ी में क्या होता है, एक स्टेपनी रखा जाता है, तो उसी स्टेपनी को लगा करके हम काम चला लेते हैं, है ना। लेकिन उसी प्रकार हमारी बॉडी को जब आपका फूड मटेरियल नहीं मिलता है भाई, तब हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी जो है सो वहाँ पर आपका स्टोर एनर्जी जो होता है, जो रिजर्व एनर्जी होता है, और उसी को वह स्टोर कर लेता है। मे बी यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हम ये सारे क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दूसरी बातें वो यहाँ पर समझना ये है कि इतनी बातें हमने जो सीखा अभी तक, वो क्या सीखा भाई? तो हमने सीखा कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन के अलावे हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का क्या रोल है। अब अगर हम बात करें तो ये कि हमारा जो डाइजेशन कंप्लीट होता है भैया, और कितने पार्टों में कंप्लीट होता है, तो हमारा डाइजेशन टोटल आपका 5 पार्टों में कंप्लीट होता है। कई एक बार आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टेप कंप्लीटेड डाइजेस्टिव प्रोसेस, देन योर आंसर विल बी 5। अगर बात करें तो सबसे पहला क्या है भैया? तो सबसे पहला यहाँ जो है इंजेशन। अगर हम बात किया जाए इंजेशन क्या होता है, इंजेशन कहने का मतलब जैसे ही हम माउथ में फूड मटेरियल लेते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई यहाँ पर? तो इंजेशन कहते हैं। मे बी जैसे ही हम फूड मटेरियल को माउथ में लिए, चबाना शुरू किए, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है भैया? इंजेशन कहलाता है। ये पहला स्टेप है। अगर हम बात करें डाइजेशन क्या होता है, तो डाइजेशन अगर बात करें तो माउथ में लेने की प्रक्रिया इंजेशन है। जैसे ही हम चबाना शुरू कर दिए तो ये डाइजेशन कहलाएगा। माउथ में लेने की प्रक्रिया इंजेशन कहलाया, और जैसे ही चबाना शुरू कर दिए डाइजेशन मिला। अब अगर डाइजेशन है तो भाई हम कोई भी फूड मटेरियल जब हम माउथ में लेंगे और उसको जब हम चबाना शुरू करेंगे, तो एक बात समझना, उससे हमको किसी न किसी प्रकार का मिनरल और विटामिन मिलेगा, हाँ या ना। हम क्यों भोजन खाते हैं भाई? हम मिनरल और विटामिन तो ही हमको वहाँ से मिलता है। तो जैसे ही मिनरल विटामिन मिलेगा तो हमारी बॉडी जो है
उस मिनरल विटामिन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मिनरल विटामिन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। जैसे मान लो, अच्छा एक पॉइंट और समझ लो, एब्जॉर्प्शन ये आपका तीसरा प्रोसेस है। चौथा अगर बात किया जाए एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कहने का मतलब क्या है कि जब हम फूड मटेरियल को लेते हैं, जब फूड मटेरियल से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिला, मिनरल और विटामिन मिला, तो उस मिनरल विटामिन हमारी बॉडी में क्या करेगा, पेट को भरेगा नहीं, हमारी बॉडी को रिपेयर करेगा, बॉडी को एनर्जी देगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका एसिमिलेशन बोलते हैं, और ये आपका 4th नंबर का टाइप है। अब लास्ट में इजेक्शन। जैसे हम कोई भी फूड मटेरियल जब खाते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ें जो है आपका वेस्ट के रूप में बाहर आता है। जब उस फूड मटेरियल से सारा विटामिन मिनरल वगैरह को जब निकाल लिया जाता है, जब एक प्रकार से चूस लिया जाता है हमारी बॉडी द्वारा, तो वह एक वेस्ट मटेरियल बन जाता है। और उसी वेस्ट मटेरियल जो इजेक्शन के रूप में ये बाहर आ जाता है, और ये हमारा 5वां प्रोसेस है। मे बी यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। अब पांचों प्रोसेस को जरा हम समझते हैं। ऐसे समझिए, 1 मिनट जरा कलर चेंज कर दें। हाँ, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 5 प्रोसेस क्या है, ऐसे समझिए। जब हम फूड मटेरियल को माउथ में लिए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। अगर हमने माउथ में लिया तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंजेशन। अब अगर बात किया जाए, जैसे ही माउथ में आपका हम चबाना शुरू किए तो ये क्या कहलाया, डाइजेशन। अगर बात करें हम, अगर यहाँ पर चबाना शुरू किए, यानी आपका चेविंग प्रोसेस के द्वारा चबाना शुरू किए, तो डाइजेशन। अब जब हम चबाए तो यहाँ पर कोई मिनरल मिला, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मिला, लेकिन हम क्या बताए हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट मिला, प्रोटीन मिला, तो इस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है ना। लेकिन अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है किस में, तो कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है ग्लूकोज में, और इसी ग्लूकोज को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। इसी के बाद जब बॉडी कार्बोहाइड्रेट को आपका तोड़ करके ग्लूकोज को जब एब्जॉर्ब कर लिया, एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लिया, फैटी एसिड को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यही प्रोसेस तो क्या कहलाया, एसिमिलेशन कहलाया। और लास्ट में क्या हुआ, जो वेस्ट मटेरियल के रूप में बच गया वो क्या कहलाएगा, तो इजेक्शन कहलाएगा। भाई अभी तक हम यहाँ पर आपको जो सारी बातें बताए हैं वह एक आपका एब्रीवेशन के रूप में है ना। लेकिन अभी अब यहाँ पर माउथ में क्या प्रोसेस होता है, ओसोफेगस में क्या होता है, डुओडेनम में क्या होता है, हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, माउथ में जब इतना प्रोसेस होता है सर, तब आपका ये क्या कहलाता है, 4 से 5%। हम आपको जो है सो एक एक करके चर्चा करेंगे डिटेल में कि माउथ में क्या होता है। माउथ में देखो भैया 3 प्रकार का एंजाइम होते हैं। हमने क्या बोला था कि अगर हमारी बॉडी में एंजाइम न हो तो भोजन को डाइजेस्ट होने में 8 से 9 महीने का समय लग जाएगा, और इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए डाइजेशन है सर, सॉरी एंजाइम है ना। तो माउथ में देखो 3 एंजाइम, टाइलिन, माल्टेज एंड लाइसोजाइम। इसी प्रकार इतना के द्वारा 4 से 5% डाइजेशन होता है।
अब अगर हम बात करें तो यहाँ के बाद जरा हम ऊपर चलें तो ओसोफेगस में कौन सी प्रोसेस होती है। यहाँ पर देखें ओसोफेगस की अगर बात किया जाए तो ओसोफेगस भी 3 भागों में है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसी प्रकार आगे अगर बात किया जाए तो ओसोफेगस के बाद स्टोमक में क्या प्रोसेस है, यहाँ भी देखो एंजाइम होता है, यहाँ भी पेप्सिन होता है। ये सारा केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे सर, है ना। इसी के बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखो अगर देखें तो स्टोमक में क्या है, इसके अलावे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, और इसके अलावे अगर बात किया जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, और लास्ट में फंक्शन ऑफ लीवर देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे, एक एक करके हम देखेंगे। डाइजेशन ग्लैंड, ये ग्लैंड का प्रोसेस क्या है सर। इसी प्रकार फंक्शन ऑफ लीवर देखेंगे, बाइल जूस का फंक्शन क्या है ना, फंक्शन ऑफ लीवर। तो ये सारी पीडीएफ आपको जो है सर ये टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराया जाएगा। और अब हम आपको बता दें यहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी कराएंगे, और जितनी भी बातें हमने यहाँ पर बताया या दिखाया ये सारी चीज़ आपको एक पीडीएफ के रूप में अवेलेबल होगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक ये सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होगी, तो ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा या कोई कन्फ्यूजन होगा आपका पीजीटी के रिगार्डिंग या फिर लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग, है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रश्नों का जवाब हर हाल में दिया जाए, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपकी रिप्लाई जो है, जवाब को रिप्लाई जो है वो आपका तुरंत दिया जाएगा। और इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।